हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीडीएस क्लासेज में। तो आज हम समसामयिक भारतीय शिक्षा के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पे क्लिक करके छोटा सा मार्जिन पे करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको आज के इस पेपर का प्रश्न बता देती हूँ, वो है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके मार्ग में क्या बाधाएं हैं, अथवा भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समस्याएं क्या हैं। यानी देखिए, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से भी आपसे पूछ सकता है। या तो जो है क्या होता है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, उसको बता के उसमें क्या बाधाएं हैं वो बताने के लिए कहेगा आपको, या फिर सीधे सीधे पूछ सकता है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये दोनों तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम उत्तर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण यानी सार्वभौमिकता को समझेंगे कि क्या होता है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। क्योंकि देखिए, जब आप इसको समझ जाएंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बाधाएं क्या क्या हो सकती हैं। तो इसमें जो है आप लिखेंगे पहले कि क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात हो रही है, तो हम पहले प्राथमिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर सार्वभौमिकरण क्या होता है, फिर उसके बाद हम प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के मतलब को समझेंगे। तो लिखेंगे प्राथमिक शिक्षा, जिसे प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं, जो आमतौर पर औपचारिक शिक्षा का पहला चरण है, जो यह पूर्व विद्यालय के बाद अथवा माध्यमिक शिक्षा के पहले आता है। यानी जो प्राथमिक शिक्षा है वो हम कब कहते हैं, जब आप पूर्व विद्यालय के बाद, जब आप एक औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपना कदम रखते हैं, तो वो हमारा प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। ये आपके पूर्व प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बीच की अवस्था होती है। यानी आप जब माध्यमिक शिक्षा में जाते हैं उससे पहले, और पूर्व शिक्षा यानी जो आप प्ले स्कूल वगैरह ये सब है ना, उसके बाद जब आप जाते हैं तो उसमें जो एक प्रॉपर जब आप औपचारिक शिक्षा लेते हैं तो वो हमारा प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। सार्वभौमिकरण का तात्पर्य होता है पूरी भूमि तक प्रसारित करना। तो देखिए, अगर हम दोनों अर्थों को मिला दें तो सिंपल सी बात है ना कि प्राथमिक शिक्षा को पूरी भूमि तक प्रसारित करना मतलब जो है सभी बच्चों तक जो है प्राथमिक शिक्षा को पहुंचाना ही क्या है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो इसीलिए मैंने दोनों के तात्पर्य को अलग अलग लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा क्या है और सार्वभौमिकरण है वो क्या है। तो दोनों अगर आप जान लिए तो आगे हम चलेंगे, लिखेंगे अतः प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण इस विचार को बताता है कि प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए उपलब्ध और सुलभ होनी चाहिए, चाहे उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, जाति, लिंग या स्थान कुछ भी हो। यानी जैसे मैंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों तक यानी पूरी भूमि तक प्रसारित हो, यानी उसके अंतर्गत सभी बच्चे जो है इस शिक्षा को ले पाएँ, तो वही है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। यानी इसमें इस विचार को बताया जाता है या रखा जाता है कि जो ये प्राथमिक शिक्षा है वो सभी बच्चों के लिए क्या हो, उपलब्ध हो, सभी बच्चे उस चीज़ का फ़ायदा ले पाएँ, यानी वो सभी बच्चों के लिए सुलभ होनी चाहिए। यानी प्रत्येक बच्चा है वो प्राथमिक शिक्षा को ले पाए, ऐसी सुविधा उसे मिलनी चाहिए। यहाँ पर एक पॉइंट रखा गया है कि चाहे उस बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, यानी बच्चा किसी भी सामाजिक स्थिति का हो, सामाजिक आर्थिक स्थिति का हो, या फिर किसी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, या फिर किसी भी स्थान का हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर बस ये करता है कि वो बच्चा प्राथमिक शिक्षा जो है लेने के लिए पूरा अधिकारी है, यानी उसे पूरा अधिकार है प्राथमिक शिक्षा लेने का। उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो कि वो इस जाति का इसलिए शिक्षा नहीं ले सकता, इस लिंग का है इसलिए शिक्षा नहीं ले सकता, यानी कुछ भी मैटर नहीं करता। बस मैटर ये करता है कि उस बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। तो सभी बच्चों तक प्राथमिक शिक्षा को जो है उपलब्ध कराना, सुलभ कराना ही क्या है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। बहुत इजी है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है।
यानी ये जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है वो क्या है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, जो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत एज ग्रुप आता है वो 6 से 14 वर्ष का है। तो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग का हर बच्चा जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे, यही होता है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। आपको भी पता है सरकार भी इस चीज़ पे बहुत फोकस करती है कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिल पाए। यानी जो शिक्षा है वो क्या हो? निःशुल्क हो, मतलब फ्री हो शिक्षा, और अनिवार्य हो, यानी प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिलनी अनिवार्य है। तो ये शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, और प्राथमिक शिक्षा इसी के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में ही आपका ये जो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग का बच्चा है वो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। तो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत यही है कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से प्रदान करनी है चाहिए। इसी को हम कहते हैं प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण या शिक्षा का सार्वभौमिकरण। आगे इसी में हमने लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में संविधान के संकल्प को पूरा करने तथा प्राथमिक शिक्षा का लाभ भारत के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि ये 2 बार लिखा गया है कि यह आवश्यक है कि प्राथमिक शिक्षा को यथाशीघ्र सर्वसुलभ, सार्वभौमिक तथा सर्वव्यापी बनाया जाए। यही प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। यानी जो चीज़ अभी मैंने पहले बताई कि पूरी भूमि तक प्रसारित करना, यानी हमारे पूरे देश में, भारत के कोने कोने में जो प्राथमिक शिक्षा है उसका लाभ बच्चों तक पहुँचाना ही क्या है? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। यानी प्राथमिक शिक्षा को जितनी जल्दी हो सके सर्वसुलभ, यानी सभी बच्चों तक आसानी से पहुँचने योग्य, सार्वभौमिक यानी पूरी भूमि तक प्रसारित करने, तथा सर्वव्यापी मतलब सभी लोगों तक उसे फैलाया जाए। यानी प्राथमिक शिक्षा को ओवरऑल क्या कहना है कि हर एक बच्चे तक प्राथमिक शिक्षा को क्या किया जाए? पहुंचाया जाए, ताकि बच्चे जो है उसका लाभ ले पाए। तो आगे यही हमने लिखा है कि कहने का अभिप्राय यह है कि प्राथमिक शिक्षा का विकास इस ढंग से किया जाए कि प्रत्येक बालक को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा सुलभ हो तथा वे इसका वास्तव में लाभ उठा सकें। यानी ओवरऑल इसका तात्पर्य यही है कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसका विकास हम लोग इस तरह से करें, यानी सरकार उसका विकास इस तरह से करे कि देश का हर एक बच्चा जो है प्राथमिक शिक्षा का लाभ ले पाए और उसका लाभ उठा पाए। अब यहाँ पर लाभ किस तरह से उठा पाएगा, किस तरह से प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जाए? तो यहाँ पर 3 कदम आपको उठाने पड़ेंगे। तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। यानी प्राथमिक बच्चा प्रत्येक बच्चे को मिल पाए, इसके लिए 3 महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। पहला क्या है कि प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं को सर्वसुलभ बनाना, यानी प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत जो भी सुविधाएँ हैं उसको सभी बच्चों तक उपलब्ध कराना। दूसरा, प्राथमिक स्कूलों में नामांकन को सर्वसुलभ बनाना, यानी प्राथमिक स्कूलों में अगर बच्चे नामांकित हो इस चीज़ को सर्वसुलभ बनाना। हर एक जगह पर इस चीज़ की उपलब्धता होनी चाहिए कि सभी बच्चे जो है नामांकन लें, यानी उस क्षेत्र का अगर जो भी बच्चा है वो विद्यालय में नामांकित हो, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पाए। तीसरा है, प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के टिके रहने को सर्वसुलभ बनाना होगा, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, जो भी आपकी कुरीतियाँ हैं, किसी भी वजह से होता क्या है कि कुछ बच्चे विद्यालय में नामांकित तो हो जाते हैं, लेकिन विद्यालय में पढ़ाई छोड़ के फिर वो वापस चले जाते हैं, यानी पढ़ाई को वो बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं। तो प्राथमिक स्कूलों में बच्चा टिके रहे, इस चीज़ को भी सर्वसुलभ बनाना होगा। यानी इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी बच्चा विद्यालय को छोड़े नहीं, प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह से ग्रहण कर पाए, यानी उसके लिए प्राथमिक शिक्षा अच्छे से उसको मिल पाए। तो टिके रहना भी बहुत ज़रूरी है। यानी हमको बच्चों को सुविधाएं भी उपलब्ध करानी पड़ेंगी, नामांकन पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि सभी बच्चों का नामांकन हो, कोई बच्चा वंचित न रहे, और बच्चा अगर नामांकित हो चुका है तो वो विद्यालय छोड़े नहीं, पढ़ाई छोड़े नहीं, यानी वो टिका रहे प्राथमिक शिक्षा में। तो ये 3 अगर महत्वपूर्ण कदम हमने उठा लिए तो हम प्राथमिक शिक्षा को सभी बच्चों तक सर्वसुलभ करा पाएंगे, यानी उपलब्ध करा पाएंगे। यही हमारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का उद्देश्य भी है। तो लास्ट में मैंने यहाँ लिखा है, अतः प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का तात्पर्य 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए नामांकन, प्रतिधारण और गुणात्मक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच से है। यानी 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत जो एज ग्रुप आती है वो 14 वर्ष तक के बच्चों की आती है। तो 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चा जो है, हर बच्चा जो है उसका नामांकन हो और प्रतिधारण और गुणात्मक शिक्षा तक उसकी पहुँच हो।
यानी बच्चा जो है, जो अगर प्राथमिक शिक्षा में है भी, यानी प्राथमिक स्कूल में है, तो वहाँ पर उससे जो शिक्षा मिले वो गुणात्मक शिक्षण हो, यानी उसे जो भी शिक्षा मिले वो कैसी होनी चाहिए, वो उसके लिए जो है उसको अच्छे से समझ में भी आनी चाहिए और उसका वो लाभ उठा पाए, इस तरह की शिक्षा भी उसे मिलनी चाहिए और बच्चा उस चीज़ को अपना पाए। तो वही है कि नामांकन, प्रतिधारण और गुणात्मक शिक्षा तक क्या हो, बच्चों की सार्वभौमिक पहुँच हो, यानी सभी बच्चे जो है इस चीज़ को अपना पाएँ, ग्रहण कर पाएँ और कोई भी बच्चा वंचित न रह पाए। तो ये प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण था कि क्या होता है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की है, शब्दों को भी थोड़ा सा आसान रखा है ताकि आपको याद करने या फिर अगर आप अपने से भी बना के लिखना चाहें तो आप अपने लैंग्वेज में भी बना के लिख पाएँ। इसके लिए अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि अच्छे से समझा भी पाऊँ। तो आई होप कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण वाला जो डाउट है वो आपको क्लियर हो गया होगा, या फिर क्या होता है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समस्याएं या बाधाएं। तो भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समस्याएं इस प्रकार है, यानी क्या क्या बाधाएं, क्या क्या समस्याएं हमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में देखने को मिलती हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है माता पिता द्वारा अज्ञानता। तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के सरकार के प्रयासों के बावजूद दूर दराज के इलाकों में रहने वाले कई लोग अभी भी अपने अज्ञानता के कारण अपने बच्चों को स्कूल भेजने की उपेक्षा करते हैं। यानी कुछ जगहों पे ऐसा है कि अगर माता पिता शिक्षित नहीं है तो वो शिक्षा के महत्व को समझ नहीं पाते और इस वजह से वो अपने बच्चों को भी प्राथमिक शिक्षा से दूर रखते हैं। तो ये भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में क्या उत्पन्न करती है, बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि सभी बच्चों तक हमें शिक्षा पहुंचानी है और अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजेंगे ही नहीं तो कैसे हमारा ये उद्देश्य पूरा होगा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का। तो ये स्कूल में मतलब ये प्राथमिक शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है। दूसरा है निर्धनता या गरीबी। तो भारत में अधिकांश जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। भले ही शिक्षा मुफ्त हो फिर भी माता पिता को कुछ न कुछ खर्च करने पड़ते हैं। इसीलिए गरीब वर्ग से संबंधित लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से परहेज कर सकते हैं, जिससे प्राथमिक शिक्षा के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। यानी हमें भी पता है कि भारत की जो ज़्यादातर संख्या है, ज़्यादातर पॉपुलेशन है, वो कैसी है, गरीब है, यानी गरीबी रेखा के नीचे वो लोग जीवन यापन करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा को भारत सरकार ने जो है निःशुल्क और अनिवार्य रूप से देने की बात कही है। लेकिन निःशुल्क तो वो स्कूल के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो उसमें निःशुल्क होगा, लेकिन क्या पूरी तरह से निःशुल्क हो पाता है? नहीं, पेरेंट्स को कुछ न कुछ खर्च करना पड़ता है। वो बाहर किसी न किसी रूप में उसे जो है उसका पैसा मतलब वेस्ट होता है, यानी खर्च होता है। तो क्या गरीब माता पिता उसका वहन कर पाएंगे? जहाँ पर जो खाने की उनकी इतनी दिक्कत होती है, 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या वहाँ पर वो इस तरह के खर्च कहाँ कर पाएंगे? तो इसीलिए जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से परहेज भी कर सकते हैं कि हमारा खर्च ज़्यादा हो गया है, हम अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते, क्योंकि स्कूल में उसे भले शिक्षा निःशुल्क मिल रही है लेकिन उससे स्कूल की शिक्षा से संबंधित कुछ खर्च हमें बाहर भी करने पड़ते हैं, जैसे आने जाने का जो है खर्च, या फिर कुछ जो सामान्य है मतलब सामान है शिक्षा से संबंधित, उसे हम बाज़ार से ख़रीदने के लिए वहाँ पर हमको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो कुछ खर्च तो फिर भी पेरेंट्स को, यानी जो निर्धन या गरीब लोग हैं उन्हें तो करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को स्कूल भेजने से परहेज कर सकते हैं और ये भी हमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधा उत्पन्न करती है। तीसरा है संसाधनों की कमी। तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मुख्य कारणों में आवश्यक संसाधनों की कमी भी है। वैसे तो केंद्रीय बजट में रक्षा विभाग के बाद दूसरा स्थान शिक्षा का ही है, परंतु देश की जनसंख्या को देखते हुए वह बहुत कम होता है। शिक्षा बजट का लगभग 95% भाग केवल शिक्षा के प्रशासन तंत्र अध्यापकों के वेतन पर व्यय हो जाता है। शेष बचे 5% धन से आवश्यक संसाधनों की पूर्ति नहीं हो पाती है। यानी संसाधन की कमी भी समस्या उत्पन्न करती है, क्योंकि भले हम ये जानते हैं, अगर जो हम देखा होगा आपने, हमारा बजट जो है रिलीज होता है साल में एक बार, और उस बजट में अगर देखें तो उस बजट में सबसे ज़्यादा जो बजट पेश होता है वो जो है रक्षा विभाग के लिए होता है, लेकिन रक्षा विभाग के बाद सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा विभाग को ही मिलता है। लेकिन
वो जो बजट पेश होता है और वो जो बजट पास होता है शिक्षा के लिए, उसमें क्या है कि देश की जो जनसंख्या हमारे देश में, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, तो वो जो मतलब बजट पेश होता है वो इतना पर्याप्त नहीं हो पाता कि हमको सारी जो आवश्यक संसाधन है उसकी हम पूर्ति कर पाएँ। क्योंकि जो बजट हमारा पास होता है उसमें 95% तो जो प्रशासन तंत्र है शिक्षा का उसमें खर्च हो जाता है, अध्यापकों को वेतन देने में खर्च हो जाता है। तो आप 5% में बच्चों के लिए जो आवश्यक संसाधन है उसकी पूर्ति कहाँ कर पाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, आपको हर एक बच्चे को ध्यान में रख के शिक्षा प्रदान करनी है, तो किस तरह से उसकी पूर्ति हो पाएगी, तो मुश्किल है। तो आवश्यक संसाधन की पूर्ति जो है नहीं हो पाती है, कमी रह जाती है उसमें। तो ये भी हमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधा उत्पन्न करने का काम करती है। अगला है जनसंख्या में वृद्धि। तो जनसंख्या में वृद्धि भी प्राथमिक शिक्षा के विस्तार मार्ग के एक बाधा है। विस्तार मार्ग में एक बाधा है। घनी आबादी वाले जगहों पर यह देखा गया है कि छात्रों व शिक्षकों का अनुपात उचित नहीं है। एक शिक्षक पर बहुत से बच्चों की जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से वह प्रत्येक बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसका नतीजा ये होता है कि बच्चों की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पाती और कुछ बच्चे प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। यानी जनसंख्या, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है और जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि कहीं पर आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर शिक्षक की संख्या बहुत कम रहती है और बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा। और जब आप एक ही शिक्षक पे बहुत सारे बच्चों का भार दे देते हैं तो वो कितना ही काम कर पाएगा, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट होती है, एक समय सीमा के अंदर उसे पढ़ाना होता है, सभी बच्चों पे ध्यान देना होता है, तो वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसे विद्यालय के अंदर और भी काम होते हैं, तो कैसे वो मैनेज करेगा। तो एक शिक्षक पर जो है बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है और जिसकी वजह से वो सभी बच्चों पे जो है ध्यान दे भी नहीं पाता है। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, नतीजा क्या निकलता है कि बच्चों की जो शिक्षा है, यानी हमारा जो उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा में कि बच्चों को, क्योंकि हमारा जो एनईपी है यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो यही कहता है कि बच्चों को हमें बेहतरीन शिक्षा प्रदान करनी पड़ेगी और साथ ही ये भी कहा है कि जो आपका प्राथमिक स्तर है उस पर ही हमको जो है फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमेरेसी की शिक्षा, यानी बच्चों को जो बेसिक लिखने पढ़ने की कौशल है उसको विकसित करना पड़ेगा और उनमें गणितीय क्षमता का कौशल जो है उसको विकसित करना पड़ेगा और ये इसी लेवल पे करना पड़ेगा, यानी प्राथमिक लेवल पे ही करना पड़ेगा। और अगर बच्चे के ऊपर अगर शिक्षक ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो बच्चे के सबसे ज़्यादा सीखने की उम्र है, यानी बच्चा वहीं पर अपना बेस मजबूत करता है, अगर उसे शिक्षक उस पर ध्यान नहीं दे पाएगा तो बच्चा जो है जो भी चीज़ें सीख रहा है उसमें गुणवत्तापूर्ण तरीके से वो नहीं सीख पाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि घर पे अगर पेरेंट्स ये देखते हैं कि अगर बच्चा कुछ सीख ही नहीं रहा है तो बच्चे को हमें स्कूल भेजने का मतलब ही क्या है, तो क्या करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा देते हैं। तो जनसंख्या में वृद्धि भी एक कारण हो सकती है आपकी प्राथमिक शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने की, यानी प्राथमिक शिक्षा को सभी बच्चों तक पहुंचाने में एक बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि अध्यापकों के ऊपर बर्डन ज़्यादा होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। बच्चे जो भी चीज़ें सीखते हैं वो अच्छे से नहीं सीख पाते हैं और जिसकी वजह से कुछ पेरेंट्स बच्चों को ये सोचकर निकालवा देते हैं या फिर ये सोचकर उनकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं कि बच्चा स्कूल भले ही जा रहा है लेकिन वो सीख तो रहा नहीं है, इससे अच्छा कि वो घर पर ही रहे, घर पर हमारी मदद करे। ये सोच भी आपको देखने को मिलती है हमारे समाज में। 5वां है योग्य अध्यापकों की कमी। तो प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव, कम वेतन आदि के कारण योग्य तथा प्रशिक्षित लोग अध्यापन में आना पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी राज्यों की तुलना में अध्यापकों की भारी कमी है, जिसकी वजह से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधा उत्पन्न होती है। यानी ये भी देखा गया है कि अगर शिक्षक में प्रशिक्षण सुविधा का अभाव है या फिर कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनको वेतन कम मिल रहा है या फिर बहुत सारी जैसे कारण, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि उन्हें बहुत दूर भेजा जा रहा है पढ़ाने के लिए और उनकी फैमिली कहीं और है, तो वो सोचते हैं कि इतना दूर हम जाएंगे तो हमारी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा, या फिर वो जो है उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो बाहर जाके बच्चों को पढ़ा पाएँ, या फिर उनका फिजिकल हेल्थ इतना अच्छा नहीं है। यानी बहुत सारे कारण हैं कि वो, जैसे अगर हम एक कहें कि एक अस्थमा वाला कोई टीचर है, अगर उसको बहुत जल्दी ठंडी जगह पे भेज देंगे तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं यहाँ पे केवल एक एग्जांपल बता रही हूँ, क्योंकि अध्यापकों का चयन अगर सरकार कर रही है तो वो कहीं पर भी आपको पूरे भारत में भेज सकती है, तो हो सकता है उसकी वजह से अध्यापक जो है ना पढ़ा रहा हो। तो वो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रही हूँ, जैसे कि
कोई भी वजह हो सकती है जिसके कारण से योग्य और प्रशिक्षित लोग जो है अध्यापन में आना जो है पसंद नहीं करते हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे पढ़ाने क्योंकि हमको ये प्रॉब्लम है। अलग अलग सबकी अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादातर ये ग्रामीण क्षेत्र में समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर जो है ज़्यादा शिक्षक जो है जाना पसंद नहीं करते हैं। शहरी राज्यों में तो फिर भी आपको योग्य अध्यापक मिल जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या थोड़ी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें प्राथमिक शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हम बच्चे को एक योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाएं। तो ये भी एक हमें प्रॉब्लम यानी बाधा उत्पन्न करती है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में। तो चलिए अगला देख लेते हैं। छठा हमारा है सामाजिक कुरीतियाँ। तो भारत की अभी भी बहुत सी जनसंख्या अशिक्षित है और अशिक्षित जनसंख्या ही सामाजिक कुरीतियों एवं बुराइयों का शिकार बनती है। बाल विवाह, बहुविवाह, अंधविश्वास, छुआछूत जैसी कुरीतियाँ आज भी हमारे देश में विद्यमान हैं। इन्हीं बुराइयों के कारण बहुत से बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जिससे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में समस्या उत्पन्न होती है। यानी अगर देखें, अभी भी हम भारत के अपने देश की बात करें तो बहुत से लोग अभी भी अशिक्षित है, यानी ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं। तो वहाँ पर क्या है, जो अशिक्षित जनता है वो हमेशा जो भी हमारे देश में सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त हैं, जैसे आपका बाल विवाह हो गया, बहुविवाह, अंधविश्वास, छुआछूत, ये सारी जो कुरीतियाँ हमारे समाज में देखने को मिलती हैं उसका वो शिकार बनते हैं। जैसे स्कूल में क्या है कि कुछ जगहों पे अभी भी बाल विवाह हो रहा है, तो बच्चियों को जो है पढ़ाई छुड़वा दी जा रही है। या फिर छुआछूत है कि गरीब लेवल के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके साथ विद्यालय में गलत तरह का व्यवहार हो रहा है, जिसकी वजह से भी पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे को हमारी दिक्कत हो रही है, हम ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, वो उनकी पढ़ाई बीच में छुड़वा देते हैं। यानी बहुत सारी ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि ये जो बुराइयां हैं कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर मेंटली उनको परेशान करती हैं, उनको फिजिकली परेशान करती हैं। और कोई भी पेरेंट्स ये भी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे के साथ विद्यालय में किसी तरह की समस्या उत्पन्न हो, मतलब इस तरह की जो भी समस्याएं हैं, तो वो अपने बच्चे को भी इसलिए भी नहीं पढ़ाते हैं। तो बहुत सारी वजह हो सकती है, अलग अलग सोच हो सकती है, जिसके कारण से बच्चे जो है प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं या फिर प्राथमिक शिक्षा को वो नहीं ग्रहण करते। तो इसकी वजह से भी, यानी सामाजिक कुरीतियों की वजह से भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधा या समस्या उत्पन्न होती है। सातवां है प्राकृतिक बाधाएं। तो प्राकृतिक संरचना की दृष्टि से भारत के कुछ क्षेत्र बड़े दुर्गम हैं। नदी, नाले, पहाड़, झरने, पठार, वन, जंगल ऐसी प्राकृतिक तथा भौगोलिक बाधाएं हैं, जिसके कारण बच्चों को यातायात तथा अन्य सुविधाएं नहीं मिलती, जिसका नतीजा ये होता है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधा उत्पन्न होती है। यानी हमारा देश देखिए, अलग अलग कल्चर यहाँ पे देखने को मिलता है, अलग अलग का इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। तो कुछ क्षेत्र तो बड़े ही दुर्गम है, जैसे कहीं पर बहुत नदियाँ हैं, नाले हैं, पहाड़ हैं, कहीं पर झरने बहुत ज़्यादा हैं, पठार ज़्यादा हैं, कहीं पर वन जंगल ज़्यादा है। तो कुछ ऐसी बाधाएं हैं, यानी अगर आप ही बताओ कि जहाँ पर हमेशा पानी बरस रहा हो, वहाँ पर बच्चों को आने जाने में भी दिक्कत होती है। आपने भी देखा होगा कि केरल में अलग तरह की प्रॉब्लम होती है, वहाँ जो है कहीं पर बांस के बम्बू की मदद से जो है बच्चे रास्ता पार करके फिर पढ़ने जाते हैं, कहीं पर वो नाव की मदद से जाते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो देखिए उन्हें फेस करनी होती है, यातायात में उन्हें प्रॉब्लम होती है। और कहीं पर ऐसा है कि जो यातायात या फिर इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो बच्चों को मिल भी नहीं पाती, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय दूर है, बच्चे दूर दराज क्षेत्र में हैं और इस तरह की भौगोलिक और प्राकृतिक समस्याएं हैं। तो वो जो है स्कूल जाने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, यातायात में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये नतीजा ये होता है कि वो कहते हैं कि जब बच्चे को जाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो कहाँ से वो प्राथमिक शिक्षा ले पाएगा, तो वो स्कूल ही नहीं जाते हैं, प्राथमिक शिक्षा को वो ग्रहण करने ही नहीं जाते हैं। तो इस वजह से भी प्राथमिक शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण का एक हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। आप ही खुद सोचो कि जहाँ पर 24 घंटे पानी बरस रहा है, विद्यालय दूर है, जैसे मेघालय वगैरह की बात करें जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा बरसता है, तो बच्चों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है। तो कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर उनके यहाँ ज़्यादा दिक्कत है तो वो पढ़ाई करने ही नहीं जाते, वो सोचते हैं कैसे हम जाएँ, हम नहीं जाएंगे, इससे अच्छा कि हम जाते ही नहीं हैं। तो बहुत सारी वजह हो सकती हैं कुछ इस तरह की। अगर प्राकृतिक बाधाएं अगर हैं तो बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, अपनी प्राथमिक शिक्षा को ग्रहण करने वो नहीं जाते, वंचित रह जाते हैं। तो ये भी बाधा उत्पन्न करती है।
8वां है भाषा की समस्या। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में ये समस्या उत्पन्न करती है, क्योंकि सरकार के सामने ये चुनौती उत्पन्न हो जाती है कि वो शिक्षकों का चयन किस प्रकार करें ताकि प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। साथ ही साथ यह भी निर्णय करना कठिन है कि किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। यानी अगर हम अपने देश की बात करें, हमारे देश में इतने सारे राज्य हैं, हर राज्य में अपनी एक भाषा है। भाषा मतलब इतना है, भाषा राज्य की छोड़िए, यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी दूर पे अगर आप जाएंगे तब भी आपको भाषा का डिफरेंस मिल जाता है। तो भाषा बहुत ज़्यादा है और हमारा जो मतलब जो शिक्षा विभाग है वो इस बात पे, यानी जो नई नई नीतियाँ आ रही हैं, शिक्षा नीति आ रही है, वो इस बात पर जोर देती है कि जो प्राथमिक स्तर पे शिक्षा मिल रही है बच्चों को, वो क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा अभी सीख रहा होता है और वो एक किसी ऑफिशियल लैंग्वेज में चीज़ों को उतनी बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए उस बच्चों को मातृभाषा में सिखाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और इसीलिए जो शिक्षा विभाग है उसके सामने भी ये चुनौती आती है कि किस तरह के शिक्षकों का चयन करें, योग्य शिक्षकों का चयन करें कि बच्चे को जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाए, बच्चे को सारा कुछ अच्छे से हम समझा पाएँ। इस तरह के शिक्षक हमें किस तरह मिलेंगे, क्योंकि अगर हम ये कहें कि अगर हम किसी एक यूपी वाले व्यक्ति को साउथ में भेज देते हैं तो वो वहाँ पे किस तरह से बच्चों को समझा पाए। इसीलिए कुछ लैंग्वेज को जो होता है कि आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए और वहाँ पे जाके अगर आप वहाँ की लैंग्वेज को सीख के बच्चों को थोड़ा बहुत सीख के अगर बच्चों को समझाते हैं तो और भी ज़्यादा वो बेहतर है। तो ये चुनौती तो होती है कि यानी एक समस्या तो उत्पन्न करती है ये कि किस तरह से सरकार अध्यापकों का, यानी एक योग्य अध्यापकों का चयन करे कि भारत के हर क्षेत्र में अगर उसका चयन हो जाए तो वो वहाँ पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है प्रदान कर पाए। और ये भी जो है सरकार के सामने एक समस्या आती है, यानी उसे ये निर्णय करना कठिन हो जाता है कि जो भाषा है वो किस भाषा में हम शिक्षा जो है बच्चों को प्रदान करें, यानी शिक्षा का माध्यम किस भाषा को बनाया जाए। ये भी एक चुनौती है क्योंकि हर जगह की भाषा अलग है, तो क्या माध्यम हो शिक्षा का, ये भी एक चुनौती के रूप में सरकार के सामने जो है समस्या उत्पन्न होती है। तो भाषा भी क्या करती है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में समस्या उत्पन्न करती है, क्योंकि अलग अलग भाषा होने की वजह से पहले तो योग्य और उचित शिक्षक मिलने में प्रॉब्लम होती है और उनका सिलेक्शन किस तरह से हो, इसमें हमें समस्या देखने को मिलती है। और शिक्षा के माध्यम को जो है किस भाषा में, यानी भाषा जो शिक्षा का माध्यम है वो किस भाषा में हो, ये भी एक समस्या हमें देखने को मिलती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बाधा जो है निकल के सामने आती है। तो 9वां हमारा है अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या। तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में अपव्यय व अवरोधन एक बड़ी समस्या के रूप में आड़े आती है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बहुत से छात्र आर्थिक, सामाजिक या अन्य समस्याओं के कारण शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते हैं या अन्य कारणों से कई वर्ष तक एक ही कक्षा में रुके रहते हैं। यानी अव्यय और अवरोधन भी प्राथमिक शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है। कैसे? जैसे हो सकता है कि कोई भी कारण हो, चाहे वो आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण हो या फिर कोई भी कारण हो, जैसे कुछ कुरीतियाँ हो, ठीक है, या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ समस्या उत्पन्न हो गई, उसकी वजह से बहुत से बच्चे क्या होते हैं, इन सभी कारणों की वजह से कुछ बच्चे जो है शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो वैसे ही प्राथमिक शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण का उद्देश्य है वो हमारा टूट गया। साथ ही साथ कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे एक ही कक्षा में बार बार रुके रहते हैं, जैसे अभी पढ़ाई शुरू की हो सकता है, फिर उसको बीच में छोड़ दिया, फिर वो अगले साल फिर उसी कक्षा में पढ़े जा रहे हैं, यानी एक ही कक्षा में एक मतलब कई वर्ष तक वो रुके रहते हैं। ये भी जो है अवरोधन भी और अपव्यय भी, दोनों भी क्या करती हैं, समस्या उत्पन्न करती हैं। जो प्राथमिक शिक्षा का एक उद्देश्य है हमारा, वो उसमें बाधा उत्पन्न करती हैं। तो ये आपने देखा, हमने 9 पॉइंट यहाँ बताया। 9 पॉइंट आई थिंक इनफ है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे होने को तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इतना इनफ है। तो लास्ट में आप ये लिख सकते हैं कि अतः उपयुक्त सभी बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि ये सभी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में समस्या उत्पन्न करती हैं। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा। वीडियो को अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार चैनल पे देते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।